का नाम शाहीन था। वो हर वक्त हिजाब करके रहती थीं। अगर फुप्पो ख़ानदान की किसी महफ़िल में चली जातीं तो सारे ख़ानदान वाले मुंह छुपा छुपा कर एक दूसरे से बातें करने लगते थे। हर महफ़िल में उनके ख़िलाफ़ बातें होती थीं। कोई भी दिल से उनकी इज़्ज़त नहीं करता था। अगर किसी की मौत हो जाती तो वो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद होती थीं। इसलिए मुझे मेरी फुप्पो बहुत अच्छी लगती थीं। वो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें बताया करती थीं। उनकी एक बेटी भी थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके साथ मेरी काफ़ी दोस्ती भी थी। इसीलिए मुझे उनके घर पर बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने इंटर किया तो मेरी माँ पूरे ख़ानदान में बांटने के लिए मिठाई के डिब्बे तैयार करवा रही थी और मेरे पापा उन पर नाम लिख रहे थे। लेकिन वो लोग मेरी फुप्पो का नाम लिखना ही भूल गए थे। मैंने कहा कि फुप्पो के घर मिठाई नहीं भेजेंगे, वो तो इसी मोहल्ले में ही रहती हैं, उनके घर तो हमें खुद मिठाई लेकर जाना चाहिए। माँ ने कहा उसका नाम तो मैं भूल ही गई, चलो लिख देती हूँ। अब जब सब कोई मिठाई भेज रहे हैं तो फिर उसको भी भेज देंगे। मेरी माँ के लहजे में बड़ी ही बेजारी थी और मेरे पापा भी कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग उनके साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं। मैंने एक डिब्बा उठाया और मैंने कहा कि मैं खुद ही फुप्पो को दे आती हूँ। उन्होंने कहा कि तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद जाऊँगी। जब मैं फुप्पो के घर गई तो वो मुझे हमेशा प्यार से बुलाती थीं। कहने लगी मेरी शहज़ादी शिमरोज़ आ गई। लेकिन ये क्या बेटा, इतना छोटा सा दुपट्टा ओढ़ कर आई हो? मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही आ गई हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, तुम लंबी सी चादर ओढ़ कर आया करो, अब तुम बड़ी हो गई हो। बेशक एक गली से दूसरी गली में ही जाना क्यों ना हो, लेकिन किसी मर्द की नज़र पड़ जाए तो अच्छा नहीं होता। मुझे उनका समझाना बहुत अच्छा लगता था। मैं उनको बताने लगी कि मैंने कितने अच्छे नंबर लिए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मेरे पापा का फ़ोन आ गया। मेरी फुप्पो ने कहा कि शिमरोज़ मेरे साथ बैठी है। पापा की आवाज़ फ़ोन से बाहर आ रही थी। वो बस एक ही बात कर रहे थे कि उसको वापस भेज दो, हमें कोई काम है। मैंने कहा कि मुझे अभी नहीं जाना, मैंने उनसे इशारे से कहा था। फुप्पो ने पापा से कहा कि बेचारी को चाय तो पीने दो, लेकिन मेरे पापा बार बार कह रहे थे कि चाय बाद में पी लेगी, उसको जल्दी भेज दो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पापा मुझे इस घर में 5 मिनट भी रुकने नहीं देते। खैर, मेरी फुप्पो ने चाय बनवा ली और मुझे पास होने की खुशी में 2,000 रुपये दिए। जब मैं वापस आई तो मेरी माँ और पापा ने मुझे बहुत डांटा। मैंने पैसों को बताया तो मेरी माँ ने मेरे हाथ से वो 2,000 रुपये छीन लिए और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं इन पैसों से घर की कोई चीज़ लाने की। वो पैसे वहीं पर खड़ी नौकरानी को दे दिए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने माँ से कहा मुझे पूरे ख़ानदान में से किसी ने भी इतने पैसे नहीं दिए थे और आप लोगों ने मेरे पैसे नौकरानी को दे दिए। मेरे पापा ने मेरी हथेली पर 1,000 रुपये रख दिए और कहा कि इनसे शॉपिंग कर लेना। अब कहाँ 2,000 और कहाँ 1,000, वो तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। मुझे उन्हें बताना ही नहीं चाहिए था, मगर मैंने इसलिए बताया कि इनके दिल में मेरी फुप्पो के लिए थोड़ी सी इज्जत बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी माँ भी वहाँ से चली गई और पापा भी काम पर चले गए। मेरे पापा ने कहा कि इसको बार बार शाहीन के घर नहीं जाने दिया करो। मैंने अपनी माँ से पूछा ये क्या बात हुई, आप ऐसे क्यों करते हैं? मेरी माँ ने कहा कि क्या तुम खुद नहीं सोच सकती कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है? मैंने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, वो सरकारी स्कूल में टीचर थी, उनकी पेंशन आती है और फिर उनकी मार्केट में अपनी दुकानें हैं जिनका किराया अच्छा खासा बनता है। वो भी तो फुप्पो के पास ही आता है। अगर उन्होंने मुझे 2,000 रुपये दे दिए तो आप इसका क्या मतलब निकाल रही हैं? मेरी माँ का कहना था ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है और आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करना, अपने घर में आराम से बैठो। अगले दिन माँ घर पर नहीं थी, वो बाजार गई हुई थी। जब मेरे घर में मेरी फुप्पो आई और मुझे एक शॉपर पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मोहल्ले की एक औरत को उम्रा करने के लिए भेजा था और वो वहाँ से तुम्हारे लिए खजूरें और तस्बीह लेकर आई है। मैं तो बहुत खुश हुई और अब तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ये चीज़ें माँ को नहीं दिखाऊंगी। मैंने वो चीज़ें छुपा दी। फुप्पो बैठी थी, माँ की मेरी माँ आ गई। उन्होंने ठीक से सलाम भी नहीं किया और पूछा कि कैसे आना हुआ। तब मैंने फुप्पो को इशारा किया कि आप नहीं बताइएगा। मेरी फुप्पो ने कहा कि बस ऐसे ही मिलने चली आई थी। रात होते ही माँ ने फिर से अदालत लगा ली। मुझसे पूछा कि वो क्यों आई थी और मेरे पापा ने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया। आखिरकार मैंने उन्हें वो चीज़ें दिखा दी जो फुप्पो मुझे दे गई थी और कहा कि मुझे लगा कि आप लोग ये चीज़ें भी किसी को दे देंगे। मेरी माँ ने कहा कि देखा, आपकी बहन की वजह से हमसे झूठ बोलने लगी है, कल को धोखा देगी और परसों घर से अचानक। मेरी माँ की ज़बान रुक गई थी। वो यही कहना चाहती थी कि मैं घर से भाग जाऊंगी। ऐसा भी क्या बात हो गई? खैर, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि ये चीज़ें तुम रख लो, लेकिन अगर आइंदा इस तरह तुमने झूठ बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फुप्पो की बेटी की मंगनी हो गई थी और मंगनी वाले दिन हम लोग वहाँ पर गए थे। मैंने तो अपनी कजिन से कहा कि मैं रात को यहीं रुकना चाहती हूँ। उसने कहा कि हाँ ठीक है। उसके घर और रिश्तेदार भी आए हुए थे जो उसके पापा के घर से थे। उसने कहा कि हम लोग सारे मिलकर खूब हंसी मजाक करेंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं आज रात को यहीं पर रुक जाऊं तो उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया।
पापा ने भी कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि 2-3 घंटे बाद आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पापा ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, जितना तुमसे कहा जाए उतना ही किया करो। मैं तो उनकी नफरत से तंग आ गई थी। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए तो फुप्पो एक दिन हमारे घर फिर से आ गई। वो मेरे लिए एक सूट लेकर आई थी। मेरी माँ ने कहा कि किस खुशी में दे रही हो, तो उन्होंने कहा कि मैं बाजार गई थी, अपनी बेटी के लिए भी जोड़ा लिया तो शिमरोज़ के लिए भी ले लिया। मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फुप्पो का कहना था कि बेटियों के लिए तो इंसान को अपने आप को भी बेचकर भी कुछ लेना पड़े तो इंसान ज़रूर लेता है। मेरी माँ ने इस बात पर कहा कि हाँ हाँ, खुद को बेचकर तो लोग वाकई बहुत कुछ ले लेते हैं। एकदम ही फुप्पो के चेहरे की मुस्कुराहट उड़ गई थी, क्योंकि माँ ने उन्हें ताना मारा था। मुझे समझ नहीं आया कि माँ ने मेरे फुप्पो को इतना बड़ा ताना क्यों दिया था। इस बात पर फुप्पो ने कोई जवाब न दिया और कहा, शिमरोज़ अब मैं चलती हूँ, तुम ये सूट सिलवा लेना। कुछ दिन के बाद मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों की दावत रखी है। उस दिन मैं तुम लोगों को भी दावत पर बुलाऊंगी, तुम भी आ जाना। शिमरोज़, तुम यही सूट पहनकर बहुत अच्छे से तैयार होकर आना। मेरी माँ ने कहा कि ये क्यों अच्छे से तैयार होकर आएगी, तुम अपनी बेटी को अच्छे से तैयार करना। मेरी माँ को मेरी फुप्पो की हर बात से मसला होता था। मेरी फुप्पो की आंखों में आखिर आंसू आ ही गए और मैं खुद भी हैरान रह गई कि वो आंसू छुपाते हुए वहाँ से चली गईं। जब कोई रोता है, सामने वाले को पता चल जाता है। कुछ लोग जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं तो ये बात अलग है, लेकिन मुझे फौरन ये पता चल गया था कि वो इस घर से रोकर ही निकली थी। और अजीब बात ये थी कि जितनी नफरत मेरी माँ को मेरी फुप्पो से थी वो तो जायज़ थी। भाभी और नंद में इस तरह की लड़ाई झगड़े और नफरत होती रहती है, लेकिन मैं इस बात पे हैरान थी कि मेरे पापा को भी मेरी फुप्पो से नफरत थी, जबकि वो उनकी छोटी बहन थी। रात को फिर माँ और पापा आपस में कोई बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद पापा ने फुप्पो को कॉल कर दी। पापा उनसे कह रहे थे कि देखो शाहीन, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ ना करो। वो बहुत मासूम है, तुम्हारी असलियत नहीं जानती और तुमसे मोहब्बत करती है। कल को इसका दिल टूट गया तो क्या सोचेगी। पापा क्यों इस तरह की बातें कर रहे थे? मेरी फुप्पो आखिर मेरे साथ क्या कर रही थी? मेरे पापा ने कहा कि आइंदा तुम खुद ही उससे दूर रहना। अभी उसको सारी कहानी का पता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पूरी बात का पता है। वो हमें तंग करती है। मुझे उसका तुम्हारे घर आना, तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो इसके बाद मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। मुझे शायद किसी और से पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे ये बात कौन बता सकता था। मेरी एक खाला थी जो फुप्पो के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। खाला और फुप्पो की आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन मेरी वो खाला भी अब मेरी फुप्पो से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखती थी। लेकिन उनकी आपस में पहले बहुत दोस्ती थी। अब मेरी खाला ही मुझे बता सकती थी कि मेरी फुप्पो को सारे ख़ानदान में इतना बुरा क्यों समझा जाता है। एक दिन मैं उनके घर चली गई और उनसे सारी बात पूछने लगी। उन्होंने फुप्पो के बारे में मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से वापस आ गई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं अगले ही दिन फुप्पो के घर चली गई, जबकि मेरे पापा ने मुझे मना किया हुआ था। जिस दिन से मेरे पापा ने मना किया था वो मुझसे कोई बात भी नहीं कर रही थी। मेरे साथ उन्होंने सारे राब्ते ख़त्म कर लिए थे। जब मैं उनके घर में दाखिल हुई तो शाम का वक्त था। मेरे पापा मुझे शाम को जाने से मना करते थे, लेकिन मैंने पापा से ज़िद की थी। मैंने फुप्पो से कहा कि आप मेरे आने से खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप ने मना किया था। मैंने कहा मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा कि बेटियां बाप के साथ ज़िद नहीं करती। मैंने कहा कि नहीं, इस मामले में पर तो मैं ज़रूर ज़िद करूँगी और यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं भी उनके घर में सुकून से बैठ गई। मेरी कज़िन भी हैरान हो रही थी। मेरे पप्पो ने बहुत अच्छी खीर बनाई थी। उन्होंने कहा कि खीर खा लो फिर चली जाना। मैंने कहा कि खीर खाऊंगी लेकिन जाऊंगी नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा, तुमसे बहस कौन करे, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। वो मेरे लिए खीर लेकर आई और जब मैंने खीर खाई, ना जाने क्यों मुझे अजीब सी नींद आ रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मैं बेहोश हो जाऊंगी। जब अगले ही पल वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। इसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन रात हुई तो घर में शोर मचा हुआ था। मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरे अंकल और ख़ानदान के कुछ बड़े वहां पर मौजूद थे। उन्होंने शोर मचाया हुआ था। कोई मेरी पप्पो की बात का यकीन नहीं कर रहा था। बाहर पुलिस भी आई हुई थी जिसको मेरे पापा बयान दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मैं काफ़ी हैरान थी। मैं तो खीर खाकर सुकून से सो गई थी। सब लोग मेरी पप्पो पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। जब मैंने अपने पापा की ज़बान से ये लफ्ज़ सुना कि तुमने मेरी बेटी को जानबूझकर बेहोश किया क्योंकि तुम मेरी बेटी को किसी के हाथों बेच देना चाहती थी, तो मैं हैरान रह गई। मैंने पापा से फ़ौरन कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सुकून से सो रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल जब हम लोग वहाँ पर बैठे थे तो अचानक से घर में चोर घुस आए थे।
वो लोग डाकू थे और घर से सोना और कीमती चीज़ें चोरी करना चाहते थे। फुप्पो ने मुझे और अपनी बेटी को बचाने के लिए कमरे में बंद कर दिया और उन लोगों को अपना सारा सोना और कीमती चीज़ें देकर घर से भेज दिया। इसलिए पुलिस भी आई थी और वो लोग भी पकड़ गए। तो वो भी यही कहानी सुना रहे थे और फुप्पो भी यही सब कुछ कह रही थी, लेकिन फिर भी कोई उनकी बात को ये नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरी फुप्पो की कहानी कुछ इस तरह की थी। जब वो बहुत ज़्यादा कम उम्र थी तो मेरे दादा ने उनकी शादी कर दी, लेकिन जिस आदमी से उनकी शादी हुई वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसका ताल्लुक ऐसे लोगों से था जो बुरे काम किया करते थे। फुप्पो शादी के बाद चुप चुप रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि कोई बात है जो वो किसी को बताना चाहती हो। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी और उन्होंने 2 बार अपना बच्चा भी गिरवा दिया था। सब लोगों का कहना था कि ये माँ नहीं बनना चाहती, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन फुप्पो बार बार सबको यही कहती थी कि मैं अपनी औलाद को अपनी खुशी से नहीं गिरवा रही, बल्कि मेरे साथ कोई मसला है। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। जब फुप्पा का एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से चले गए, तब फुप्पो ने सबको हकीकत बताई कि उनका शौहर उनसे गलत काम करवाता था। उनके घर में कई तरह के लोग आया करते थे और उनसे ये काम उनका अपना शौहर ही करवाता था। और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपने बिजनेस पार्टनर को खुश करने के लिए इस तरह के काम करवाया करता था। और फुप्पो क्योंकि बहुत कम उम्र थी, उनकी किसी बात का पता नहीं था। लेकिन जब खानदान में एक बार बात निकल जाती है तो फिर वो आग की तरह फैल जाती है। सब लोगों का यही कहना था कि शौहर मर गया है और फुप्पो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपने मरे हुए शौहर पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से करती रही है। लेकिन मेरी खाला ने मुझे बताया था कि वो बेकसूर है, मगर मेरे पापा के साथ साथ पूरे खानदान वाले फुप्पो को अच्छा नहीं समझते थे। सब उन्हें एक बुरी औरत कहते थे और वो जो बच्चे मेरे फुप्पो ने गिरवाए थे वो उनके शौहर के बच्चे नहीं थे, इसलिए उनको मजबूरी में ये सब कुछ करवाना पड़ा था। उनकी बेटी शहला उनके अपने शौहर की औलाद थी। मेरे फुप्पो ने तो इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया था। ऐसे इंसान से उनकी शादी हो गई जिसने खुद ही उनकी इज्जत को नीलाम करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे हालात में वो क्या करती? जब उनकी शादी हुई तो वो सिर्फ 16 साल की थी और 16 साल की लड़की के दिमाग में कोई ऐसी बड़ी बात आ ही नहीं सकती। वो चुपचाप अपने शौहर के डराने से ये सारे जुल्म बर्दाश्त करती थीं। इसके बाद जब उनका शौहर इस दुनिया से चला गया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वो टीचर बनी। उन्होंने कई उम्रें और हज की और अपनी कमाई से जायदाद बनाई। वो खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुकी थी, इसलिए पूरा दिन इबादत में लगी रहती थीं। बहुत से गरीब लोगों को मुरा भी करवा चुकी थी। खुदा तो माफ़ कर देता है, लेकिन इंसान माफ़ नहीं करता। यही वजह थी कि सब लोग उनको बुरा समझते थे, गलत समझते थे और कहते थे कि ये अभी भी इसी तरह के कोई काम करती है और उनके घर में अभी भी इसी तरह के लोग आते हैं। तभी तो मेरी माँ ने मुझे उनके दिए हुए पैसे नहीं रखने दिए, मुझे उनके घर में जाने नहीं देते थे, रात को वहाँ पर रहने भी नहीं दिया करते थे। सारे खानदान वाले उनका बुरा समझते थे, लेकिन अगर वो इतनी बुरी होती तो खुदा उनको 3 से 4 बार अपना घर देखने के लिए नहीं बुलाते। उनके घर में सब कुछ था और आज भी जब डाकू उनका पैसा लूट कर गए तो वो फौरन ही पकड़े गए और उनकी सारी मेहनत की कमाई वापस आ गई थी। लेकिन ये बात अभी भी सारा खानदान समझने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग यही समझ रहे थे कि मेरी फुप्पो ने जानबूझकर मुझे अपने घर बुलाया और जो लोग घर आए थे वो चोर डाकू नहीं थे बल्कि खरीदार थे। वो रो रही थी। उन्होंने तो मेरी और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी निकाल कर रख दी थी और हमारी इज्जत बचाई थी। और जो खीर मैं खाकर बेहोश हो गई थी, इसके बारे में मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो गया था, क्योंकि मुझे लो ब्लड प्रेशर का मसला था, पहले से भी था। ये तो मेरे सारे खानदान को पता था, लेकिन कोई भी इस बात को अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने भी सब कुछ खोलकर रख दिया, कह दिया कि ये चोर तो बड़े मुजरिम हैं, आजकल इस मोहल्ले में आए हुए हैं, 2-3 घरों में उन्होंने चोरी भी की है। खैर, पुलिस की इस गवाही के बाद तकरीबन खानदान वालों के मुंह बंद हो गए थे। मेरे माँ बाप मुझे लेकर अपने घर आ गए थे और मुझसे कहा कि अब तुम दोबारा वहाँ कभी नहीं जाओगी। मैंने आते वक्त आंसू बहाती हुई फुप्पो को देखा और सोच में पड़ गई कि क्या एक औरत का गुनाह कभी माफ़ नहीं किया जाता? क्या एक औरत अगर गुनाह कर दे तो उसके लिए समाज उसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करता? और यहाँ पर तो फुप्पो ने गुनाह भी नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ जुल्म बर्दाश्त किया था, लेकिन यही उनके लिए गुनाह बन गया। वो इतनी खुददार थी कि जब उनके शौहर इस दुनिया से गए तो फुप्पो ने उनकी जायदाद में से एक पैसा भी नहीं लिया था। खानदान वाले चाहे जो भी कहें, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी फुप्पो एक अच्छी इंसान है, तभी तो उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। उनकी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे खानदान में हुई। इतने अच्छे खानदान में तो पूरे खानदान वालों में से किसी लड़की की भी शादी नहीं हुई थी।
कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता बल्कि उसके हालात बुरे होते हैं। कुछ इसी तरह दिन गुजर गए। एक दिन मेरे पापा अचानक से बहुत बीमार हो गए। पापा की सारी जमा पूंजी उन पर लग गई, मगर उन्हें आराम ना आया। खानदान वालों ने भी हमें अकेला छोड़ दिया। इस कड़े वक्त में फुप्पो ने हमारा साथ दिया। फुप्पो ने पापा का एक बड़े और महंगे अस्पताल में इलाज करवाया। 1 महीने के इलाज के बाद अब वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब वो दिल ही दिल में शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपनी बहन के साथ क्या किया। लेकिन फुप्पो ने आज तक इस बात का भी ताना नहीं दिया। वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, कोई किसी के बारे में क्या सोचता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमारा यही घर है जहाँ पर पप्पू का आना जाना होता है और हम भी उनके घर आते जाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और बाकी के ख़ानदान वाले अभी भी बातें करते हैं। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में और कुछ बुरा ना हो और सब लोगों के दिल से मेरे पप्पू के लिए साफ़ हो जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।